हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेम एकेडमी। मेरा नाम है सूरज द्विवेदी और मैं हूं एक फिजिक्स का टीचर। ठीक है, तो हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे क्लास 10th की और 12th की। आज 12th की फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं और उसमें जो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ें हैं, अपने सिलेबस को जानना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्यूम 1। तो सबसे पहले 12th की फिजिक्स क्लास 12th। ठीक है, मीडियम दोनों रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी। हो सकता है बोर्ड पर हिंदी लिखें, इंग्लिश में बोल दें भी, या फिर इंग्लिश लिख दें तो हिंदी में भी बोल दें, दोनों चलता रहता है। फिजिक्स क्लास 12th, ये जो 12th का फिजिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइड है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। वॉल्यूम 1 और सेकंड जो है वो डिवाइडेड है वॉल्यूम 2 में, दो तरीके के दो पार्ट में। वॉल्यूम 1 में क्या क्या है? तो वॉल्यूम 1 में है हमारा प्योर ओनली, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फुल अबाउट वैद्युत चुंबकत्व, केवल और केवल वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, सारी चीजें, वैद्युत चुंबकत्व पूरा। अच्छा, वॉल्यूम 2 में क्या पढ़ेंगे? ये पूरा पढ़ोगे अकेले, सीबीएसई में 40, यूपी में 35 नंबर का। वॉल्यूम 2 में क्या क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे सबसे पहला ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी जिसे कहते हैं, प्रकाशिकी, और ऑप्टिक्स के साथ इकट्ठा ही कर देते हैं। सेकंड जो पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी एंड सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स एवं सेमीकंडक्टर का मतलब सेमी मतलब अर्ध, कंडक्टर मतलब चालक। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा लिटिल बिट, थोड़ा इन्फॉर्मेशन सब चीज़ों के बारे में। वैद्युत चुंबकत्व में क्या पढ़ेंगे हम सर? ऑल अबाउट चार्जेस, चार्ज के बारे में। चार्ज रुका है तो क्या, चार्ज चल रहा है तो क्या, और चार्ज चल रहा है तो क्या, किस स्पीड से, चेंजिंग या कांस्टेंट स्पीड से। तो अलग अलग चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाशिकी, प्रकाश के बारे में, प्रकाश कैसे चलता है, क्या नेचर होल्ड करता है, कण, तरंग, वेव, पार्टिकल, दोनों इसमें हम पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, तो दो तरीके से प्रकाशिकी। ये किसकी स्टडी है? तो आइए हम स्टडी जान लेते हैं, छोटी सी स्टडी ऑफ चार्जेस। ये स्टडी ऑफ चार्जेस, आवेश का अध्ययन है। और प्रकाशिकी है स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन है। और आधुनिक भौतिकी एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये है स्टडी ऑफ एटम के बारे में जानेंगे, और न्यूक्लियस, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स वगैरह, वो सब एटम में आ जाएगा। और एक खास बात, सेमीकंडक्टर्स, पहले बहुत बड़ा चैप्टर था, अब तो बहुत ही रैशनलाइज हो चुका है। एंड लास्ट में क्या पढ़ेंगे आप? सबसे आखिरी चैप्टर जो होगा वो होगा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के बारे में। तो ये स्टडी ऑफ लाइट, ये है प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दोनों तरीके का, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत डीप स्टडी लेकर के चलेंगे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, इसमें स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्ज के बारे में अध्ययन करना है। टोटल आवेश के गुणों का अध्ययन, आवेश का अब आवेश क्या है सर, जानेंगे अब से थोड़ी देर में, आवेश का अध्ययन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। ये 40 मार्क्स का, यूपी बोर्ड के लिए 35 मार्क्स का ये होता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए 40 मार्क्स का ये पार्ट होता है, और यूपी बोर्ड के लिए रेस्ट 35, क्योंकि टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए 40 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो टोटल 80 मार्क्स सीबीएसई के लिए और 70 मार्क्स यूपी बोर्ड के लिए। ये फिजिक्स हमारी सब्जेक्ट आपको दिलाने का काम करती है। आप स्ट्रेटेजी से पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, डेली नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्लियर और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, और पर डे उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छे से आपको याद होता रहेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12 की फिजिक्स, जो कि है पहला वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फुल स्टडी ऑफ चार्ज। तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, यही चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में भी लिख देते हैं वैद्युत चुंबकत्व। क्या है भाई, केवल एक डेफिनेशन जान लेते हैं काफी है, और वो है बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक स्टडी ऑफ चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज के बारे में सामान्य सी बातें, उनका अध्ययन, यानी वैद्युत चुंबकत्व किसे कहते हैं? ये है आवेश का अध्ययन, आवेशों का अध्ययन। भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं, और ये केवल आवेश की वजह से आता है। बार बार आवेश शब्द परेशान कर रहा होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। ठीक है, तो आपकी हेडिंग पड़ जाएगी, यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। आइए चलते हैं। चार्ज, जिसे आप कहते हैं आवेश, क्या है आवेश? आवेश के बारे में जानने से पहले हमें द्रव्यमान के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई मटेरियल, उसको तोड़ो, हाफ करो, अभी भी उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और हाफ करो, मास होगा। इतना हाफ करो, इतना छोटा करो कि एटम तक पहुंच जाओ। एटम को करोगे तो उसका भी अपना मास होगा। एटम को भी ब्रेक करो, न्यूक्लियस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसका भी अपना मास है। इवन इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास है। जितना छोटा करते जा रहे हो, मास है कि पीछा छोड़ नहीं रहा है। सबसे छोटा पार्टिकल पाए, सोचे कि अब इसका मास खत्म हो गया होगा, लेकिन अभी भी इसका मास खत्म नहीं हो रहा है। यानी जो मास है ये लगातार हर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो दुनिया में कुछ भी सोचो, हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। तो हमेशा यही बात याद रखनी कि मास जो है वो कभी भी अलग नहीं होता है। ऐसे ही हमने देखा कि जब एटम को तोड़ा तो एटम में एक पार्टिकल एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता रहता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन को देखा गया, उन सबका नेचर देखा गया, स्टडी करा गया, तो ये जाना गया कि इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स किस अलग तरीके के फोर्स को फील कराती है, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से आगे जानेंगे। तो आवेश किसे कहा गया? आवेश कहा गया कि अगर भाई, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं, और जो बताया गया इलेक्ट्रॉन के बारे में कि हाँ इसके ऊपर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है चार्ज, वो चार्ज है क्या जानते हैं? E = 1.6 × 10⁻19 वैल्यू कूलम आती है, अभी जानते हैं, फिर और अच्छे पढ़ते हैं। हम इस वैल्यू तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉन के लिए वह वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें एडवांस आगे जा करके फिर पीछे आना पड़ेगा, तो वो आगे ही जा रहे हैं। दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं हम, 9.1 × 10⁻31 kg, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से अगर आप देखो कि अभी इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में ब्रेक करो, इफ इट इज पॉसिबल, तो ये मास भी दो पार्ट में टूट जाएगा। यानी मास अभी भी ब्रेक हो सकता है, मास का ब्रेक होना तय है, लगातार मास कंटिन्यू ब्रेक होता रहेगा। लेकिन अगर बात करें चार्ज के बारे में, तो चार्ज के बारे में अगर सोचो तो ये बताया गया कि चार्ज की हम वो उस वैल्यू तक पहुंच चुके हैं, वी हैव गेन दैट वैल्यू ऑफ चार्ज व्हिच कैन नॉट बी ब्रेक मोर फर्दर, जिसे और आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज द चार्ज। चार्ज व्हाट इज चार्ज? चार्ज वो है जिसे हम और आगे तोड़ नहीं सकते, उस वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। और वो वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। हम उस वैल्यू पर पहुंच चुके हैं जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये बाहर का प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है कि बाहर से देख के बता सकते हैं कि अरे सर इस पे इतना चार्ज है। नहीं, ये अंदर की प्रॉपर्टी है। हम सोचो इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले करके उसको तोड़ करके हम पहुंचे, कहाँ पहुंचे? हम एटम के अंदर, अंदर पहुंचे। एटम के अंदर बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात तो एटम के अंदर की हो रही है, इसलिए ये सारे बाहर के गुण नहीं है, ये सब अंदर के गुण हैं। और अगर मास के बारे में बात करें तो मास को बाहर से भी देख के बताया जा सकता है, और अंदर से भी पता लग सकता है, थोड़ा बहुत अंदाज लग सकता है कि सर अगर खोखलू नहीं है वो अगर वो खोखला नहीं है, इफ द बॉडी इज नॉट हॉलो, देन यू कैन गेस द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यस, तो इसलिए मास वो है जिसे हम आगे तक तोड़ सकते हैं।
और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन चार्ज वो है जिसे हम और आगे तोड़ नहीं सकते। दिस इज चार्ज। चार्ज वो है, आवेश क्या है भाई? आवेश किसी पदार्थ का, किसी परमाणु का वह आंतरिक लक्षण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट ब्रेक फर्दर मोर, जिसे और आगे तोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले यहां से ये पता चला आवेश क्या है भाई? आवेश एक है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसे which cannot be break furthermore, जिसे और तोड़ नहीं सकते, और तोड़ नहीं सकते। अच्छा, और तोड़ नहीं सकते इसका मतलब क्या है वो जिसे और नहीं तोड़ सकते? मास को तो आपने बताया तोड़ा जा सकता है, क्या है जिसे नहीं तोड़ सकते? तो कहा गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। तो इन्हें और आगे तोड़ नहीं सकते। चार्ज इज नॉट कैन बी ब्रेक फर्दर मोर, इसीलिए इन्हें चार्ज कहा गया। इसको किस लेटर से लिखते हैं? तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं सिंबल, कि इसे किस लेटर से डिनोट किया जाता है। चार्ज का सिंबल होता है Q। इसका यूनिट जान लेते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कूलाम, यूनिट होती है कूलाम, डिनोटेड बाय कैपिटल C। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि कैसी क्वांटिटी है, जिसे आप कहते हैं कैसी राशि है, कैसी राशि है चार्ज। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ज कैसी राशि है भाई? अदिश, स्केलर। चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि है, और ये उसका हो जाता है प्रतीक, कि चार्ज को किस लेटर से लिखते हैं। तो चार्ज को और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, हम उस वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। क्या है वो वैल्यू? उस वैल्यू को कहा गया है। एक चीज इसमें और छूट रही है, जिसे हम आप लोग जानते हैं डायमेंशन के नाम से, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो शायद आप, आई होप आपको डायमेंशन पता होगा, जिसे आप बीमा कहते हैं। और बीमा निकालेंगे कहाँ से? बीमा निकाल सकते हैं, एक दूसरा तरीका है, और वो तरीका क्या है कि I=Q/T, सबसे इजी वे, सबसे इजी वे जो 10th में आपने पढ़ा होगा, करंट का फार्मूला है ना, I=Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। Q यहाँ क्या हो जाएगा? I×T। तो इसकी एक और यूनिट बना सकते हो अगर आप चाहो तो, कहने के लिए कि एक I का एम्पियर हो जाएगा और टाइम का सेकंड। तो इसकी एक और यूनिट अगर आप चाहो तो कूलाम के साथ साथ लिखना चाहो यहीं पर, तो एम्पियर इंटू सेकंड लिख दो, जो कि हम आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ इग्नोर कर सकते हैं। बट डायमेंशन बनाना पड़ेगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई? अगर आप क्यू का डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश करोगे तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या आएगी निकल करके? करंट का ए ही होता है और टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी होता है। तो ये हो गया डायमेंशन, इसका क्या हो जाता है? ए टी। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज है। अब उस पर पहुंचते हैं जो डेफिनेशन बता रही है। डेफिनेशन क्या होता है? जिसे और तोड़ नहीं सकते, व्हिच कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर मोर, जिसे और आगे तोड़ नहीं सकते। आप वहां तक पहुंच चुके हैं, तो वो बताइए तो कहां तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक, यानी हम पहुंच चुके हैं इनसाइड एटम एंड इनसाइड न्यूक्लियस तक पहुंच चुके हैं। अब इसे तोड़ना नहीं जा सकता भाई, अब हम शांत हो गए। तो उस वैल्यू को कहा गया है, क्योंकि अब चार्ज की शुरुआत ही वहीं से होती है, इसलिए किसी चीज की शुरुआत करने वाला क्या कहलाता है? फंडामेंटल। जैसे कि फिजिक्स में उतरते ही 11th में या 9th में आपको पढ़ाया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में क्या पढ़ाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो फंडामेंटल का मतलब मूल, जड़, बेस। तो वैसे ही चार्ज का बेस कौन होता है उसके बारे में जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्या जानते हैं कि हमारे पास है फंडामेंटल चार्ज। आप इसे क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल चार्ज, और इसे इसका हिंदी में नाम है मूल आवेश। तो ये हो गया फंडामेंटल चार्ज। इसे एक और चीज कह सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज ही नहीं है ये, दुनिया का सबसे छोटा आवेश भी है ये, है ना, क्योंकि हम वहां तक पहुंच चुके हैं, अब तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको और क्या कह सकते हैं? सबसे छोटा आवेश, स्मॉलेस्ट चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज इज आल्सो नोन एज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसे आप कह सकते हैं कौन सा आवेश? सबसे छोटा आवेश। यस, सबसे छोटा आवेश। तो ये कहा गया, इसको सबसे छोटा आवेश कहा गया। कितना होता है? दिस इज चार्ज ऑन, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है या स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Q ऑन E, Q ऑन E। Q क्या है? Q है हमारा चार्ज, प्रतीक है ना, आवेश का प्रतीक क्या होता है? Q ऑन E, E फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कि इक्वल होता है Q ऑन प्रोटॉन के, बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। इक्वल टू कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है, ये है वैल्यू आपके मूल आवेश की। तो मूल आवेश होता है
1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल चार्ज और स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि और आगे तोड़ नहीं सकते, ये कॉमन सी डिफिनेशन। और चार्ज के बारे में कोई बात अगर हम करना चाहें तो, अच्छा इतना तो ठीक है, चार्ज हमें पता होना चाहिए। मास के बारे में बात कर लेते हैं। मास के बारे में तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता होगा? मास के बारे में बात करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो कि लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, होता है 1.67 into 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये मास हो गया। अब उसके बाद अगर जाने हम तो एटम में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता, एक और पार्टिकल होता है। क्या है वो? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। सर उसके ऊपर तो चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज जीरो भी होता है। वो उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है तो चार्ज जीरो होता है, लेकिन चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप का लग रहा है, टाइप के बारे में बात करते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं टाइप्स। टाइप्स कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है चार्ज? 2 टाइप्स, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का चार्ज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा भाई? एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, और एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश। तो चार्ज हमारे पास 2 प्रकार का होता है। इनके बीच का इंटरेक्शन भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, अभी आगे काम भी आएगा। तो इंटरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके पास दोनों प्लस प्लस हैं तो, या फिर दोनों माइनस माइनस हैं, इक्वल चार्जेस, सॉरी लाइक चार्जेस, समान आवेश हैं, है ना, समान आवेश है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसका मतलब है ये समान तो नहीं है, अनलाइक चार्जेस है, असमान आवेश है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसे आप कहते हैं आकर्षित करते हैं। ये हो गया आपका चार्ज के टाइप का और थोड़ा सा उनका एक झलक इंटरेक्शन का। तो चार्ज की और कोई डेफिनेशन हो सकती है क्या? यस, चार्ज की एक और डेफिनेशन बताई जाती है कि चार्ज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसे और तोड़ नहीं सकते। और एक और बताया जाता है भाई चार्ज के बारे में, जिसे कहते हैं कि चार्ज वह होता है जिसके वजह से हम विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। या फिर आप ये कहिए कि चार्ज वो है जिसकी वजह से हम विद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। चार्ज ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम विद्युत प्रभाव को फील करते हैं या विद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो चार्ज वह है, आवेश वह है जो विद्युत प्रभाव को बताता है, जो विद्युत की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है कि ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज वह है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज विद्युत रूप से सक्रिय है कि नहीं रही, सक्रिय है कि नहीं है। एक आवेशित वस्तु दूसरी किसी वस्तु के पास, दूसरे किसी वस्तु के सापेक्ष, एक आवेशित वस्तु कोई एक चार्ज बॉडी है, किसी दूसरे चार्ज बॉडी के रेस्पेक्ट में उसके सापेक्ष इलेक्ट्रिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो चार्ज की सेकंड डेफिनेशन भी जान लेते हैं और भी किस तरीके से चार्ज को डिफाइन किया जा सकता है। चार्ज को डिफाइन करने का दूसरा तरीका ये बताया जाता है कि चार्ज वह है जो हमें महसूस कराता है या जो आरोपित करता है किसी दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रभाव वगैरह आरोपित करता है। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं? जो, अच्छा ये भी बताया जा रहा था कि जैसे एक बॉडी है, ये चार्ज है, और दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसा है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा रिएक्ट करता है? कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन, अट्रैक्शन या रिपल्सन। जैसे बात करी गई ना, 2 चार्जेस आए तो रिपेल करते हैं, और मतलब सेम चार्जेस आते हैं लाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज पता चलेगा अगर एक, मान लो आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और दूसरा कुछ और लिया जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब अगर इसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये चार्ज, मतलब ये तो चार्ज है मान लो, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली एक्टिव नहीं है। तो चार्ज से एक और डेफिनेशन बताते हैं जिससे ये कहते हैं कि, तो चार्ज की एक और डेफिनेशन बताते हैं जिससे ये कहा जाता है कि हमें चार्ज वह प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जिससे ये पता चलता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकली एक्टिव है या नहीं है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे ये पता चलता है कि इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली एक्टिव है कि नहीं है।
चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय व्हिच be determined activeness of another body or another object with respect to it, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, या फिर थोड़ा सा ये थोड़ा कठिन हो गया होगा, इसको आसान बना लेते हैं। आसान बनाने के लिए ये उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चार्ज को दूसरे तरीके से, जो इतनी कठिन डेफिनेशन हमें लिख दी गई, थोड़ा सा इसको आसान कर सकते हैं। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है कि वह इलेक्ट्रिकली एक्टिव है या नहीं है। तो इसको इजीली लिख सकते हैं, आवेश ऐसा लक्षण है, प्रॉपर्टी है, गुण है, ऐसा लक्षण है जिससे यह पता चलता है कि यह विद्युत रूप से सक्रिय है या नहीं है। विद्युत सक्रिय है या नहीं है, इतनी बात। इस तरीके से आवेश को डिफाइन कराया जा सकता है। तो दो तरीके से, या फिर बहुत सारी आवेश वह है जो विद्युत क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करता है, जो विद्युत प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आवेश को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, बट आप सबसे पहले आराम से जो जानना चाहें इतना काफी है आपके लिए। तो आवेश के बारे में इतनी बात क्लियर है। अब हम तो आवेश की डेफिनेशन काफी हो गई। अब हम जानते हैं कि आवेश पता तो चल गया, इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। आवेश आता कैसे है उसके बारे में जान लेते हैं। आवेश आता कैसे है, तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा गया होगा, एटम होता है, उसमें बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर कुछ कक्षाएं होती हैं, है ना, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो कभी भी उसमें पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बेसिस पर बात करी जाती है। और फिर हम बात करते हैं आयन की, कि धनायन होगा, ऋणायन होगा। जैसे मेटल की बात करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और वो आयन बनाता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और नॉन मेटल्स के बारे में क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो ऋणायन यानी निगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति, एनायन बना लेता है। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो धनायन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऋणायन, जैसा कि पढ़ा था हम लोगों ने, उसी को यहाँ पढ़ते हैं। जैसे कोई मान लो एटम ले लिया मैंने सोडियम का, अब सोडियम का एटम ले लिया तो इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, जिसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन से लेना देना मत रखिए, प्रोटॉन से ही रखिए। 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है तो बाहर 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो पहले ऑर्बिट में 2, अगले ऑर्बिट में कितने होंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8, और एक और होगा Kl m तक जाएगा, तो इसमें एक हो गया इलेक्ट्रॉन। ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है, शुरू में बात करें ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट जैसे सामान्य अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट पर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, दोनों पर चार्ज सेम होता है, पढ़ के आ चुके हैं। तो 11 प्लस और 11 माइनस, 11 ही प्लस है, 11 ही माइनस है, 11 पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव, कैंसिल आउट कर देते हैं। टोटल चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अब अगर कोई चीज नेट चार्ज 0 है तो याद करो न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, 0। और वैसे यहां पर आ गया, यानी कोई भी एटम हो वो न्यूट्रॉन के जैसा रिएक्ट करता है। न्यूट्रॉन डोमिनेटिंग एटम्स है ऑन इट्स ग्राउंड स्टेट, सब न्यूट्रॉन के ऊपर हो जाता है, न्यूट्रॉन अपने जैसा सबको बना देता है। तो नेट चार्ज 0 है तो कोई भी एटम जो है ग्राउंड स्टेट पर, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो परमाणु है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, लेकिन कब होता है, सामान्य अवस्था में, ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था में। 400 भी आया नहीं, 400 में 0 मिला। अब हम लेकर के चलते हैं सेकंड केस। किसी तरीके से फ्रिक्शन से, इंडक्शन से या फिर कंडक्शन से, बहुत सारी मैटर्स हैं, उन सब चीज के माध्यम से मान लो किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया,
बाहर कर दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो ऑर्बिट्स भी नहीं बनाते हैं हम, डायरेक्ट कर देते हैं 11 प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, बाहर एक कक्षा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाहर भी एक क्लास है, ऑर्बिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। तो इस हिसाब से 8। अब बताइए बाहरी जो कक्षा थी जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन था वो तो गया, वो तो लूज हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो अब कितने प्रोटॉन बचे इसके? प्रोटॉन तो सर 11 प्लस है, 11 प्रोटॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 11 प्लस है, 11 प्लस है, और कितने माइनस? 10 माइनस है, 11 प्लस और 10 माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल बैलेंस करेंगे तो 11 प्लस यानी 10 प्लस और एक और प्लस और 10 माइनस, 10 प्लस 10 माइनस, क्या एक प्लस बच गया? ये एक प्लस क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। आवेश आता कब है? जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है। एक तरीके से और कर सकते थे, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन के बारे में बात कर लें, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 17 प्रोटॉन होंगे। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे इसमें, और बाहर इसके बाहर वाले में 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाहर कितने होंगे भाई? 7। 17 होता है ना, 2 8 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। अब अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहे, केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ाया जाता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अभी तो इसका 2 8 7 बन रहा है, 2 8 एंड 7। अब अगर किसी तरीके से इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, अष्टक नियम पूरा हो जाएगा, और इसके बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और क्योंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके पहले स्टार्टिंग में कितना था? ये इलेक्ट्रॉन नहीं था यहाँ पर स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में आपके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो आपके पास 17 पॉजिटिव और 17 निगेटिव कट गया पूरा, क्या आ गया? नेट चार्ज अभी भी 0 हो गया, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में क्या करते हैं हम? बाद में क्या करते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया कहीं ना कहीं से, तो अब इसके पास कितने प्रोटॉन हो गए? प्रोटॉन तो 17 ही रहा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 17 थे, एक एक्स्ट्रा आया, तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन 17 पॉजिटिव एंड 18 निगेटिव। इसको लिखेंगे 17 पॉजिटिव 17 निगेटिव एंड 1 मोर निगेटिव। 17 पॉजिटिव 17 निगेटिव कट गया, आपके पास क्या आया? 1 निगेटिव। ये 1 निगेटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन के, कैसे आया? इलेक्ट्रॉन के गेन से। इलेक्ट्रॉन को वो बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने। ये पॉजिटिव कैसे आया था? इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये ऑर्बिट ही चला गया, तो ये पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन के लॉस से आया। तो यहां से पता चला चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन या तो गेन करा जाता है या तो लॉस करा जाता है, या तो गेन हो एंट्री हो इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिट हो, इलेक्ट्रॉन का बाहर हो। साफ साफ ये कह सकते हैं चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा क्वेश्चन था चार्ज, हाउ कम्स चार्ज, चार्ज कैसे आता है, आवेश कैसे आता है, तो ये था आवेश आता कैसे है, तो उसका उत्तर हो मिल गया हमको, आवेश कैसे आता है, कैसे आता है, कैसे आता है आवेश। आवेश आता है इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉन के नहीं, प्रोटॉन अंदर बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कम्स, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश आता है। या फिर आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स हैं तो नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो नेट चार्ज 0 नहीं होगा, और ये बताएगा कि बॉडी चार्ज है। तो बॉडी के चार्ज होने का प्रमाण क्या है? दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये बॉडी, जिसकी भी बॉडी का ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ये बॉडी चार्ज्ड है, इस पे कुछ ना कुछ तो आवेश है। ये इस तरीके से चार्ज का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमेशा कौन ज्यादा रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो सकता है, और क्या हो सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा हो सकता है, ये भी दोनों चीजें, ठीक है। इक्वल होने के केस में अगर Np इक्वल टू Ne है तो आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। जैसे देखो इसमें 3 केस बना सकते हैं, वो तीनों केस देख लेते हैं। सबसे पहला अगर Np इक्वल टू Ne तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है,
ठीक है। दूसरा, अगर Np इज ग्रेटर देन Ne तो आप कहेंगे चार्ज है, आवेशित है, लेकिन कैसी है, प्रोटॉन ज्यादा है यानी पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तीसरा, अगर हम कहें एन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये भी आवेशित अवस्था है, ये भी आवेशित अवस्था है, ये भी चार्ज कंडीशन है, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो ये था आपका अगला टॉपिक। इसके बाद चलते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेकर। ये तो हम पढ़ते हैं आवेश के लक्षण, प्रॉपर्टीज, आवेश के लक्षण। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 3 प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ना है सीरियस से। सबसे पहले नाम जान जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्ज इज, सबसे लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, चार्ज इज हमने पहले ही पढ़ लिया है, चार्ज इज स्केलर, स्केलर है भाई, अदिश है, एंड एडिटिव, एंड एडिटिव है, स्केलर भी है और एडिटिव है, यानी अदिश भी है आवेश। अदिश है तो सब लोग जानते हैं, आसान सा ही है, अदिश होने के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अदिश है और एडिटिव है, जिसे बोला जाता है योगात्मक। और ये एडिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बताया गया इसके ऊपर +2 कूलाम है और इसके ऊपर -2 कूलाम है और +5 कूलाम है। एडिटिव इन नेचर का मतलब हो गया, आप सबको जोड़ लीजिए, 5 + 2 + 2 = 9 कूलाम का चार्ज, और ये गलत हो जाएगा। एडिटिव का मतलब आप समझिए, एडिटिव में क्या करेंगे, चार्ज योगात्मक तो है, जुड़ेगा, ऐड होगा विथ साइन, चार्ज हमेशा जुड़ेगा साइन के साथ, यानी ये जो गलत है इसको सही करते हैं, ये हो जाएगा +5 और फिर +2 और ये +2, तो +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 5 कूलाम आएगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, वो कैसा है भाई, वो जुड़ता है लेकिन साइन के साथ जुड़ता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम जाने तो, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो, सेकंड प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। कितना सही है कितना गलत है अभी इसको जानेंगे हम। चार्ज इज कंजर्व्ड यानी आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। कंजर्व्ड का मतलब जैसे जो जैसा है वैसा का वैसा बना रहे, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसको और अच्छे से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज, चार्ज कंजर्व नहीं रहता है, इस चीज को रखिए, याद रखिए। अगर कहीं ऐसा लिखा मिले चार्ज इज कंजर्व, तो आप इसको गलत कह दीजिए। हमेशा क्या लिखा सही होगा, नेट चार्ज अगर लिखा है तो वो सही होगा, चार्ज, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड, ये चीज है, चार्ज नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, नेट चार्ज। कैसे, अभी जानेंगे इसको थोड़ी देर में। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो रिमेन्स कंजर्व्ड रहता है, वो संरक्षित रहता है, ना कि अलग अलग चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल से। पहले तो मान लो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें +2 कूलाम है, -3 कूलाम है, +7 कूलाम है, और कहीं पर ये भी बताया है कि -2 कूलाम चार्ज, -5 कूलाम चार्ज है। इस हिसाब से यह स्थिति ये है, इसको कहीं से इधर उधर करा गया, उसके बाद इधर बनाया गया, तो आपने क्या किया, अब इधर बता दिया कि +1 हो गया, इस किसी पॉइंट पर +1 हो गया, -7 हो गया, -7 कूलाम का चार्ज हो गया, और +3 कूलाम का चार्ज हो गया, और ये पूछा कि बताओ x की वैल्यू कितनी है, ये चौथा चार्ज की वैल्यू कितनी है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ +2 था, यहाँ क्या हो गया, +1, चार्ज कंजर्व नहीं रहा, चेंज हो गया। -3 कूलाम था, +3 हो गया, -5 था, -7 हो गया, +7 है, अजीब गरीब लिख दिया। x की वैल्यू कितनी है, तो क्या चीज है, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है, संपूर्ण आवेश, वो संरक्षित रहता है, ना कि अकेला संरक्षित नहीं रहता है। तो चार्ज इज कंजर्व नहीं सही है, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे करेंगे। तो चार्ज एडिट, अब इस प्रॉपर्टी का भी यूज लोगे और कंजर्वेशन का भी यूज लोगे। तो बिफोर कोई भी ऑपरेशन जो आपने किया, बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज इक्वल होना चाहिए, ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल इक्वल होना चाहिए। तो लिखते हैं +2 -3 -5 है, -5 +7 = होना चाहिए +1 -7 +3 +x। इसके बारे में अब यहां से पता लग जाएगा, जो कट रहा है वो काट दीजिए, कट तो कुछ नहीं रहा।
सब तो अलग अलग है। चलो आओ, 7 2 9 9 5 3 8 -8 1 3 4 इधर आया -4 -7 इधर आया तो +7 इक्वल टू x, यहां से हो जाएगा 9 7 16 -12 इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई +4 कूलाम, यानी यहां पर कितना चार्ज आना चाहिए? +4 कूलाम। कैसे बता पाए? कैसे बता पाए? अकेले चार्ज कंजर्व करके नहीं, आपने नेट चार्ज कंजर्व करके इसका आंसर दे पाए। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई कहे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ऐसा भी कोई बोले तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। आइए हम आपको एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं किसी एक रिएक्शन का, युग्म विनाश का ही देख लेते हैं, सबसे आसान है वो। देखते हैं कि क्या है। चार्ज को नष्ट नहीं किया जा सकता, आइए नष्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो आ रहा है, और एक पॉजिट्रॉन है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जिसके ऊपर सेम चार्ज होता है, बट अब प्रोटॉन ना कहिए, बट पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको, पॉजिट्रॉन, जिसके ऊपर उतना ही चार्ज होता है बट प्लस में होता है। और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, एक दूसरे क्लोज आए, कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद यहां से, रिएक्शन होने के बाद आफ्टर रिएक्शन यहां से दो फोटोन निकलते हैं, दो फोटोन निकलते हैं, फोटोन, दो फोटोन निकलते हैं। अब फोटोन का चार्ज 0, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज -e माइनस और इसका चार्ज प्लस। तो यहां तो मुझे जो चार्ज है वो पहले कुछ चार्ज था, लेकिन बाद में कितना हो गया? 0। बाद में क्या हो गया? 0। फोटॉन का फोटॉन गामा रेज ऐसे होती है ना, वो सब न्यूट्रल होती हैं, फोटॉन भी न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। तो अभी पहले तो चार्ज था, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, बाद में क्या बन गया? फोटोन। चार्ज क्या हो गया? 0। अभी चार्ज था, तो चार्ज को नष्ट किया जा रहा है, चार्ज नष्ट हो रहा है, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, हो रहा है। दिस इज कॉल्ड युग्म विनाश, पेयर एनिहिलेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अब इसको देखो, अब ये लॉ लगाओ और अभी देखो पूरा 100% प्रूफ हो जाएगा। क्या लॉ है? नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी किसी रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज जो होगा वो रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज के इक्वल होगा, जैसे आपने मास कंजर्वेशन पढ़ा है। फिलहाल वो भी इनकम्प्लीट है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, बिफोर रिएक्शन देखते हैं, क्या कितना चार्ज है? E- प्लस E प्लस, जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। यहां पर भाई एक इसका दो फोटॉन निकलते हैं ना, एक इसका चार्ज 0 प्लस एक इसका चार्ज 0, अगेन 0। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये भी प्रूफ हुआ, और चार्ज को उत्पन्न भी किया जा सकता है, नष्ट भी किया जा सकता है, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश के नाम से जाना जाता है। बट हमेशा कौन सा लॉ लगेगा? ये लॉ लगेगा। किसी विलगित निकाय का, हिंदी में लिखना चाहे तो, किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, जुड़ता है योगात्मक नियम से। 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी को हम लेकर के चलते हैं, जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भूल जाओ, नाम हम कुछ मत याद रखो, अभी जानेंगे क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले ध्यान से देखो थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। मान लो हमारे पास कोई ये मटेरियल है ए, और ये हमने ले लिया कोई मटेरियल बी। ठीक है, 2 है। क्या यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन का, सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अरे यहां से यहां हो सकता है भाई। जैसे सोडियम है, Na+ आता ही नहीं आता है, तो 11वां इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी तीसरी कक्षा में KLM में जो बैठा है 2 8 1, तो वो एक निकल सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। अगर इसने लूज किया तो इसके ऊपर आएगा +1e। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, आया था नहीं +1, गेन किया था तो -1, +1e का चार्ज आएगा। इसके ऊपर कितना आएगा? क्योंकि इसने गेन किया तो इसके ऊपर आएगा -1e। अच्छा, क्या यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन का, यस हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, तो इस पर आएगा +2e और इस पर आएगा -2e। इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? -3 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ से यहाँ 4.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है? 4.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है? नो एंड नेवर, कभी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स नंबर में अवेलेबल है, आना टेढ़ा नहीं चलेगा, 1.25 में नहीं होगा, 1.5 पौने 2 3.5 ऐसा थोड़ी जाएगा इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन एक नंबर है भाई, और नंबर है तो वो एक अच्छे से होल अमाउंट में बैठा हुआ है, एक पूरा पूरा नंबर है इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इंसान गिना जाता है वैसे इलेक्ट्रॉन गिना जाता है। एक इंसान डेढ़ नहीं बोलते हैं ना, इंसान पूरा नंबर काउंट करते हैं उसका। तो इसी हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ट्रीट करो कि इंसान है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो पॉसिबल है वो ऐसे इंसानों का ट्रांसफर जैसे होता है वैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो सकता है। 4.5 इंसान ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, यही जानिए। और इस हिसाब से कहते थे इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि चार्ज जो अवेलेबल है वो ई के किसी न किसी एक फिक्स नंबर के मल्टीपल में है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये कौन सा चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा चार्ज है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था इसको फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश के नाम से जाना गया था। तो इसलिए कहा गया है, इस प्रॉपर्टी को कहा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण आवेश का, क्वांटीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश का क्वांटीकरण। और इसमें हमें आवेश के क्वांटीकरण में क्या बताया जाता है कि चार्ज जो है, जो भी चार्ज है धरती का वो अवेलेबल है मूल आवेश का किसी ना किसी नंबर से मल्टीपल में, लेकिन वो नंबर मान लो नंबर एनफॉर्म नंबर, वो नंबर हो गया कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन नंबर का अगर ट्रांसफर होता है तो अगर लॉस करता है तो प्लस आता है और गेन करता है तो माइनस आता है, इसलिए इस नंबर को कहा गया इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसलिए तो ये फार्मूला आता है Q = प्लस माइनस एन ई, यूनिट क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 1.6 कूलम, तो ये अपने आप कूलम आंसर आ जाता है। और एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, है ना, इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। अगर ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो वैल्यू 0 होगी, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होगा ही नहीं, तो Q = 0 हो जाएगा। और अदरवाइज +1 +2 +3 इस प्रकार से ऐसे आता रहेगा, जहां n क्या है, n इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n एक इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, फंडामेंटल चार्ज का। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान ले। क्वांटा शब्द से आगे भी परिचित कराया जाएगा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और इस क्वांटा शब्द को क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं पैकेट, ठीक है, पैकेट कह सकते हैं, है ना। पैकेट का मतलब जैसे कोई चीज लेने जाओ तो उसका पैकेट मिलता है और पैकेट में पूरा देता है, ठीक है। साबुन शैम्पू लाने जाओ और तुम्हारे पास 2.5 रुपया हो तो वो 1.5 पैकेट नहीं देगा, वो या तो एक ही देगा या तो पूरा 2 ही देगा, यानी पैकेट के रूप में अवेलेबल होता है कोई चीज, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो किसी फिक्स नंबर में अवेलेबल है। क्वांटाइजेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं, आवेश किसी एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है, मौजूद होता है। चार्ज अगर हमें मिलेगा तो किसी निश्चित मात्रा में ई के किसी ना किसी इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। जैसे इस पर मान लो कहीं से कोई चार्ज मैंने ले आया, तो पक्की बात है कि जितना भी इस पर चार्ज होगा वो ई का कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसलिए चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, सबसे पहला चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स नंबर या फिक्स्ड अमाउंट। और वो कैसे बताया जाता है, चार्ज इज अवेलेबल, फिर से अगेन, चार्ज इज अवेलेबल एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, चार्ज इज अवेलेबल as an integral multiple of fundamental charge, तो आवेश जो है वो मूल आवेश के जो आवेश है, आवेश क्वांटीकरण में यही होगा, आवेश जो है वो मूल आवेश का किसी न किसी एक इंटीग्रल मल्टीपल, एक इंटीजर का, एक पूर्णांक का पूर्ण गुणज होता है। इस तरीके से देख सकते हैं कि चार्ज जो है, आवेश जो है वो किसी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तीनों प्रॉपर्टी को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, चार्ज की तीनों प्रॉपर्टीज को। आइए हम जानते हैं चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज, वो कौन कौन सी हैं, काफी खास है क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर 1 क्या है, चार्ज इज स्केलर, चार्ज जो है वो, आवेश जो है वो अदिश है, चार्ज इज स्केलर। एंड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ वाला, एडिटिव, योगात्मक होता है भाई, योगात्मक होता है सबसे पहला। यानी योगात्मक का मतलब इसमें सबसे खास बात, चार्ज अगर ऐड होगा तो साइन के साथ जुड़ता है,
या घटता है, जो भी बोलिए, जुड़ता है चिन्ह के साथ, साइन के साथ, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। और चार्ज इज कंजर्व में हमने क्या सीखा, आवेश जो है, इसका मतलब क्या होता है, आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आपने क्या लिखा था, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, अकेला नहीं, केवल आवेश नहीं, कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। ठीक है, आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू नहीं, क्यू नेट इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये हो गया सेकंड के लिए। फर्स्ट के लिए क्या सकते हैं, क्यू जो भी होगा, अगर आप क्यू नेट निकालेंगे तो प्लस Q1 प्लस Q2, और अगर साइन होगा किस, मान लो प्लस ऑफ -Q3 प्लस ऑफ -Q4 एंड सो ऑन। यानी यहाँ माइनस का मतलब, बताने का मतलब क्या है कि चार्ज ऐड होगा साइन के साथ। ठीक है, तीसरा क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज, जिसमें हमने पढ़ा है चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, जो कि एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का, किसी मूल आवेश के पूर्ण गरज का होता है। तो n × E, और यहाँ से हमें आंसर मिलता है कूलम। तो ये तीन चीजें हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा, इस हिसाब से चार्ज की तीनों प्रॉपर्टी हो जाती है। अच्छे से नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।